Hello, student. I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today, I am going to deliver my lecture on memory management. स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के चैप्टर्स में भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह से वर्क करता है। रिसोर्स मैनेजर का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो सभी चीजें जिनको यूज करके हमारी कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, वो अपना काम करती हैं, वो सभी चीजें कहलाती हैं रिसोर्सेज। जैसे कि सीपीयू है, वो क्या है, एक रिसोर्स है। मेमोरी है, एक रिसोर्स है। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से जिनको भी यूज करके, हार्ड डिस्क भी क्या एक तरह का रिसोर्स है, फाइल्स हैं वो भी क्या एक तरह का रिसोर्स है। तो जिन भी चीजों को यूज करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारी प्रोसेसेस काम करती हैं, वो सभी क्या होते हैं, रिसोर्सेज। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इन सभी रिसोर्सेज को यूज करके अपना काम करता है। तो मेमोरी भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, वहां पर रहती हैं, और उसके बाद में वहां से प्रोसेसर उन्हें मिलता है जहां पर वो एग्जीक्यूट करती हैं, और फिर अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी हम काम करते हैं, जब प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो प्रोग्राम के रन होने के टाइम पर, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। यानी कि लोड जो होती हैं प्रोसेसेस, वो कहाँ होती हैं, प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं। ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने के टाइम पर कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो परमानेंटली तो स्टोर होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में। हमारे पास में दो तरह की मेमोरीज में हमने डिवाइड किया था अपने कंप्यूटर को। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हम ब्रॉडली दो पार्ट में मेमोरी को डिवाइड कर रहे थे। एक तो थी हमारी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर कर रहे थे, जहां जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क कहते हैं। और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो प्रोग्राम्स को हम प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट कराते हैं, जो कि क्या है, हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसा किस लिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है, सेकेंडरी मेमोरी लार्ज मेमोरी है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए काम में आती है, इसलिए हम अपने डेटा को परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड काफी स्लो होती है। तो हमें प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम प्रोग्राम्स को लोड करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में लोड करने के बाद ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसकी स्पीड फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो होती है, वो कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका प्रोग्राम इस मेमोरी में स्टोर रहेगा, तब तक तो इसमें एग्जीक्यूट होता रहेगा, इस मेमोरी में स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करोगे, या लाइट बंद हो जाएगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो उस कंडीशन में प्रोग्राम वहां से इरेज हो जाएगा। इसलिए आप अपना काम जब तक करते हैं, तब तक तो प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में रहता है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हो, प्रोग्राम वहां से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए आप प्रोग्राम को अपने को सेव करते हो, सेव एज करते हैं, सेव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोग्राम की एक कॉपी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करा रहे हो। इसका मतलब होता है आप प्रोग्राम को सेव कर रहे हो या सेव एज कर रहे हो। तो ये होता है सेव करने का रीजन। अब हमारा, लेकिन हमारा काम सारा का सारा हम किस में करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में करते हैं। तो हम जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कॉपी होता है, जो हमारी बूटिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम पर, जब बूटिंग चलती है। ये भी हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था, बूटिंग की प्रोसेस डिस्कस की थी, जिसमें क्या था, जब प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर बूट अप हो रहा होता है, तब उस समय पर स्टार्ट हो रहा होता है,
तो सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड सेकेंडरी से प्राइमरी में कॉपी हो जाते हैं, और प्राइमरी में आने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारा होल्ड कंप्यूटर सिस्टम का अपने हाथ में ले लेता है, और फिर आगे के सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना शुरू कर देता है। अब प्राइमरी मेमोरी में कुछ पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया, अब बाकी का जो बचा हुआ एरिया है उस एरिया में आते हैं हमारे प्रोग्राम्स, यानी जो प्रोग्राम हम ओपन करेंगे वो प्रोग्राम उस मेमोरी में आएंगे, मेमोरी स्पेस में आएंगे। तो सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होते हैं वहां पर तो क्या होता है, उस मेमोरी स्पेस में एक प्रोग्राम आएगा, एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसी जगह पर दूसरा प्रोग्राम आएगा। तो सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम में तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब हमारे पास में मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यानी मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो अवेलेबल स्पेस है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक स्पेस ले लिया, उसके बाद में जो बचा हुआ स्पेस है उस स्पेस को हमें मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में डिवाइड करना होता है, और इस तरह से डिवाइड करना होता है कि मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए। ऐसा ना हो कि प्रोसेसेस को स्पेस ना मिल पाए या स्पेस वेस्ट हो रहा हो। तो ये सारा कुछ जो मैनेजमेंट है कि प्रोसेसेस जब स्पेस के लिए, मेमोरी स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करें तो उन्हें स्पेस प्रोवाइड कराए, जब प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाए तो उससे वो उस स्पेस को फ्री कराए, डीएलोकेट कराए, उसमें स्पेस का वेस्टेज ना हो, तो प्रॉपरली मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो। तो ये सारा जो वर्क है, ये सारा जो काम है, इसको कहते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड इन पार्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के एक पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एंड द रेस्ट इज यूज्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसर। बाकी का बचा हुआ पार्ट किसको मिलता है, मल्टीपल प्रोसेसेस को मिलता है। द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी not used by operating system among the various processes is called memory management। तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहा, तो वो बचा हुआ पार्ट बाकी के सभी प्रोसेसेस में डिवाइड करने को और मैनेज करने को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे तरीके समझेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के। द मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम वेरी फ्रॉम अ प्रिमिटिव बेयर मशीन अप्रोच टू पेजिंग एंड सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सिंपल आपकी मशीन अप्रोच से लेकर पेजिंग और सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज तक अप्रोचेज हैं, जिनको हम इसमें वन बाय वन पढ़ेंगे। Each approach has its own advantages and disadvantages। सभी अप्रोचेस के अपने खुद के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, जिनको भी हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। Selection of memory management method for a specific system depends on many factors, especially on the hardware design of the system। हमें ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिजाइन करते हैं अपना, तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम लेनी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना होता है, स्पेशली हार्डवेयर डिजाइन हमारे सिस्टम की कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हमें इम्प्लीमेंट करना है। As we shall see, many algorithms require hardware support, although recent design have closely integrated the hardware and operating system। ऐसा किस लिए होता है, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हम क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिथम्स ऐसी होती हैं जिनमें हार्डवेयर का सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और हार्डवेयर से इंटीग्रेटेड होती हैं। इसलिए जैसा हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम लेनी पड़ती है। Main memory and register built into the processor itself are the only storage that the CPU can access directly। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारी मेन मेमोरी है, रैम है, और जो रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर्स के ऊपर, वही दोनों एक ऐसी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं जिन्हें सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। There are machine instructions that take memory addresses as argument, but none that take disk address।
जो हमारे मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सिस्टम कॉल्स हो रही हैं, वो सब क्या करते हैं, मेमोरी के एड्रेसेस को एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, लेकिन डिस्क के एड्रेस को एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं ले पाते. Therefore, any instruction in execution and any data being used by the instruction must be one of these direct access storage device. यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ से ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट, जो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी, रजिस्टर्स हैं या मेन मेमोरी एड्रेसेस हैं, वहां से वो आर्ग्यूमेंट्स को ले सकते हैं, यानी एड्रेसेस को ले सकते हैं, बाकी कहीं और से एड्रेसेस को नहीं एक्सेस कर सकते. If the data are not built into the CPU, are generally accessible within one cycle of the CPU clock. Most CPU can operation per clock tick. The same cannot be set of main memory which is accessed by an clocks. In such cases, processor normally need to install since it does not have the hard data required to complete the instruction that is executing. This situation is intolerable because of the frequency of the memory access. अब हम बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं. जब हमें पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तभी तो हम इसको आगे कर पाएंगे कि मेमोरी को क्यों मैनेज करना है. पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहला रीजन जो आता है मेमोरी मैनेजमेंट का, दैट इज द रीलोकेशन. रीलोकेशन का मतलब क्या होता है, रीलोकेशन मीन्स प्रोग्राम नॉट लोडेड इनटू अ फिक्स पॉइंट इन मेमोरी बट मे रिसाइड इन वेरियस एरियाज. सेकंड रीजन जो है वो क्या था, पहला रीजन क्या, रीलोकेशन. रीलोकेशन का मतलब क्या है, प्रोग्राम जो होते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट पे नहीं होते मेमोरी में, बल्कि मेमोरी में अलग अलग एरियाज पर अलग अलग जगह पर होते हैं. तो हमें इसको कहते हैं हम रीलोकेशन, यानी किसी भी लोकेशन पर हमारे पास में प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो हमें उसी लोकेशन से उन प्रोग्राम्स को मैनेज करना होता है. सेकंड, प्रोटेक्शन. ईच प्रोसेस शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनवांटेड इंटरफेरेंस बाय अदर प्रोसेसेस आइदर एक्सीडेंटली और intentionally. All memory references generated by a process must be checked at runtime to ensure that they only reference memory that has been allocated to that process. Second thing है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए. मेमोरी में पूरा एक स्पेस है, अब उस स्पेस पे अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं वो स्टोर्ड हैं, तो उनके बीच में प्रोटेक्शन रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक प्रोसेस जो है वो दूसरी प्रोसेस में क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो या वो इंटेंशनली हो. तो हमें क्या करना, रन टाइम पे ये भी चेक करना है कि मेमोरी रेफरेंस जो है वो सही दिया गया है और उसकी वजह से कोई रेफरेंस वो एलोकेट जो कर रही है प्रोसेस को, जो एड्रेस दिया गया है वो सही है. तो प्रोटेक्शन चेक करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड जो आता है वो आता है शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ to allow a number of processes to access the same area of memory. For example, if a number of processes are executing the same program, it is advantageous to allow each program to access the same copy of the program. इसमें जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को अलाउ करती हैं कि वो मेमोरी के सेम एरिया को शेयर कर सके, लेकिन प्रोटेक्टेड रहे. तो ये शेयरिंग का फीचर भी अलाउ हो पाता है क्योंकि हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. फिर आता है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोग्राम्स आर नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू मॉड्यूल्स, some of which are non-modifiable and some of which contain data that may modified. How does the operating system organize RAM, which is a linear address space, to reflect this logical structure? प्रोग्राम जो होते हैं नॉर्मली मॉड्यूल्स में होते हैं, जिनमें से कुछ को मॉडिफाई किया जा सकता है
और कुछ के अंदर ऐसा डेटा होता है जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, इसको रैम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि वो एक लीनियर एड्रेस का स्पेस है जिसको हम क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और लास्ट रीजन होता है मेमोरी मैनेजमेंट का फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है कंप्यूटर मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीस्ट two level, main memory and secondary memory. The task of moving information between the two level of memory should be the system responsibility, not the programmer. जो हमारे सिस्टम है वही हमारी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। जो भी टास्क या इंफॉर्मेशन है वो इन टू लेवल्स ऑफ मेमोरी के बीच में मैनेज होती है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिस्टम की होती है, ना कि प्रोग्रामर की होती है। और ये सब मैनेज करना हमारे मेमोरी मैनेजमेंट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब हमारे मेमोरी मैनेजमेंट का कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं एक बार, जिससे मैनेजमेंट कैसे हो रहा है वो समझने में हमें आसानी रहेगी। देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, उसको पहले एक बार समझते हैं। प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, प्रोग्राम मस्ट बी बॉट इनटू मेमोरी एंड प्लेस विद द प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो है वो बनता है, और प्रोग्राम बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम हमारी मेमोरी में आता है और उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, जो कि रन होने के लिए तैयार है। इनपुट क्यू, इनपुट क्यू क्या होती है, इनपुट क्यू इज द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी बॉट इनटू द मेमोरी टू द प्रोग्राम। इनपुट क्यू क्या होती है, वो एक कलेक्शन होती है प्रोसेसेस का जो कि डिस्क के ऊपर होती है और वो क्या कर रही है, वेट कर रही है मेमोरी में आने के लिए, जिससे कि वो प्रोग्राम रन हो सके। Normally, a process is selected from the input queue and brought into the memory for execution. During execution of the process, it access instruction and data from the memory. जो processes input queue में आई हुई हैं, वो input queue में wait करती हैं और वहां से उन processes में से कोई process select होती है और select होने के बाद में वो process हमारी primary memory में आती है, वहां से वो execute होती है। एग्जीक्यूट होने के टाइम पे वो मेमोरी में से और दूसरे इंस्ट्रक्शंस लेती है, डेटा लेती है और एग्जीक्यूट होती है। Most system allow a user process to be loaded in any part of the memory. This affect the address that the user program can access. ज्यादातर सिस्टम जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कि यूजर की प्रोसेस जो मेमोरी में आ रही है वो किसी भी पार्ट में मेमोरी के में लोड हो सकती है, जहां भी उसे स्पेस मिलेगा वहां पर वो लोड हो जाएगी। और इसकी वजह से जो यूजर का प्रोग्राम है उसका एड्रेस भी चेंज हो सकता है। यूजर प्रोग्राम गो थ्रू सेवरल स्टेप बिफोर बीइंग रन। जब यूजर का प्रोग्राम रन होता है तो रन होने से पहले वो कई सारे स्टेप्स होकर निकलता है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको आगे हम पढ़ेंगे। एड्रेस में बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग दीज स्टेप्स। जो एड्रेस बनता है वो कौन कौन से स्टेप्स से होकर निकलता है, सबसे पहले अब हम इसमें समझते हैं। एड्रेस इन द सोर्स प्रोग्राम आर जनरली सिंबॉलिक वेरिएबल नेम। सबसे पहले हमारा सोर्स प्रोग्राम बनता है जिसमें सिंबॉलिक नेम होता है कोई भी सोर्स प्रोग्राम। जैसे आपने कोई C++ का, सी का कोई प्रोग्राम जैसे आप बनाते हो, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर बनाया भी होगा, तो उस प्रोग्राम का आपने कोई नाम दिया, जैसे pgdca.cpp नाम दिया, तो वो क्या है, उसका नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, सिंबॉलिक नेम हो गया। Compiler typically binds this address to the relocatable address in term of offset. उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोग्राम बनाने के बाद उसे कंपाइल करते हो, असेंबलर के थ्रू असेंबल करते हो। तो कंपाइलर उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही आप कंपाइल करते हो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोग्राम आपका, और बाइनरी कोड में कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन जाएगा उसका, और उसका एक्सटेंशन भी चेंज हो जाएगा फाइल का। जैसे आपकी फाइल का नाम यहाँ क्या था, pgdca.cpp, अगर C++ का प्रोग्राम है तो क्या हो जाएगा, pgdca.cpp। तो कंपाइल होने के बाद में उसका क्या एक्सटेंशन हो जाएगा, pgdca.obj, ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। फिर इसके बाद में लिंकेज जो है, लिंकेज क्या करेगा, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट कोड में जो आपने लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह के एड्रेसेस दिए हैं, हेडर फाइल के एड्रेसेस दिए हैं, वो अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल यहाँ पर लिंक हो जाएंगे। लिंक होने के बाद में प्रोग्राम आपका लोड होगा।
लोड मॉड्यूल बनेगा, लोड मॉड्यूल तैयार हो जाएगा, वो फाइल सब लोड लिंक हो जाएंगी, यहाँ पर लिंक होने के बाद ना प्रोग्राम लोड होगा। लोड होने के साथ में यहाँ पे जो सिस्टम लाइब्रेरीज वगैरह के एड्रेसेस भी होंगे, वो सिस्टम लाइब्रेरीज यहाँ पर इसके साथ में लोडर के साथ में ऐड हो जाएंगी। और फिर यहाँ पर इन मेमोरी, बाइनरी मेमोरी इमेज फाइनल आपके प्रोग्राम की तैयार हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यहाँ पर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर डायनामिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरीज भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, और ये फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आपका तैयार यहाँ पर हो जाएगा। अब लोडिंग और लोडर क्या होते हैं, इनको एक बार, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं क्या चीजें होती हैं ये। अ लोडर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्लेस अ लोड मॉड्यूल इन मेमोरी एट सम स्टार्टिंग एड्रेस। देयर आर थ्री अप्रोचेस विच कैन बी यूज्ड फॉर लोडिंग। लोडर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कि इसमें लोड मॉड्यूल जो है उसको मेन मेमोरी में, इसका कोई भी स्टार्टिंग एड्रेस है वहां पर ऐड कर दिया जाए। तो इसके लिए थ्री अप्रोचेस होती हैं। क्या क्या अप्रोचेस होती हैं लोडिंग के लिए? पहली होती है इसमें एब्सोल्यूट लोडिंग। इसमें क्या होता है, अ गिवन मॉड्यूल इज ऑलवेज लोडेड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। जिस मेमोरी लोकेशन पे आपका प्रोग्राम है, उसी मेमोरी लोकेशन पर आपका मॉड्यूल जो है लोड हो जाएगा। ऑल रेफरेंस इन द लोड मॉड्यूल मस्ट बी एब्सोल्यूट मेमोरी एड्रेस। द एड्रेस बाइंडिंग कैन बी डन एट प्रोग्रामिंग टाइम, कंपाइल टाइम और असेंबली टाइम। जो एड्रेस बाइंडिंग होगी, उसी जगह पर आपका प्रोग्राम लोड हो रहा है, वहीं पर आपकी सारी फाइल्स ऐड हो रही हैं, और वही उसी एड्रेस पर हो रही हैं, और ये काम आपके प्रोग्रामिंग टाइम पर, कंपाइल टाइम पर, असेंबली टाइम पर कभी भी हो सकता है। सेकेंड इज द रिलोकेटेबल लोडिंग। अ लोडर प्लेस अ मॉड्यूल इन एनी डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द मेन मेमोरी। इस समय लोडर क्या करेगा, मॉड्यूल को कहाँ प्लेस करेगा, किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर मेन मेमोरी की पे प्लेस कर सकता है। टू मेक इट पॉसिबल, द कंपाइलर और असेंबलर मस्ट जनरेट रिलेटिव एड्रेसेस। इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर जो हैं वो क्या करते हैं, रिलेटिव एड्रेसेस को जनरेट करते हैं। एंड थर्ड इज द डायनामिक लोडिंग। डायनामिक वर्ड जब भी आता है, इसका मतलब होता है रन टाइम। तो रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड, रिजल्टिंग इन बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन। इसके अंदर जो फंक्शन है, जो रूटीन है, वो लोड नहीं होता जब तक कि उसको कॉल नहीं किया जाता। जब उसे कॉल किया जाता है तभी वो लोड होता है। इससे क्या होता है, मेमोरी स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है। अब इसमें पहले से लोड नहीं करेंगे, जब कॉल किया जाएगा तभी वो लोड होगा। तो मेमोरी में पहले से स्पेस नहीं लिया जाएगा, जब कॉल किया जाएगा तभी उसे लोड किया जाएगा। इससे बैटरी यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। It is useful when large amount of code are needed to handle infrequently occurring case. No special support for the operating system is required, implemented through program design. The advantage of dynamic loading is then unused routine is never loaded. सबसे अच्छा बेनिफिट जो है वो इसका यही है कि जो रूटीन, जो फंक्शंस हमारे काम में नहीं आने वाले फिलहाल, वो लोड भी नहीं होते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तब उन्हें लोड कर लिया जाता है। दूसरा एडवांटेज कि जो बड़े रूटीन्स हैं, फंक्शंस हैं, वो अननेसेसरीली मेमोरी का स्पेस यूटिलाइज नहीं करते। जब जरूरत होगी तभी उन्हें लोड किया जाएगा, तभी मेमोरी का स्पेस यूटिलाइज होगा। दिस मेथड इज particularly useful when large amount of code are needed to handle infrequently occurring cases such as error routines। तो एरर रूटीन्स वगैरह टाइप के जो रूटीन्स होते हैं, जो बड़ा कोड है और अननेसेसरीली उनकी रिक्वायरमेंट हर समय नहीं है, लेकिन जब पड़ेगी तब हम उन्हें कॉल करेंगे, तो ऐसे रूटीन्स के लिए डायनामिक लोडिंग बहुत यूजफुल होती है। इन दिस केस, ऑल्दो द टोटल प्रोग्राम साइज मे बी लार्ज, द पोर्शन दैट इज यूज्ड मे बी मच स्मॉलर। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है लिंकिंग एंड लिंकर। लिंकिंग एंड लिंकर क्या होता है, ये वर्ड भी अभी हमारा यूज हुआ है, तो लिंकिंग और लिंकर को समझ लेते हैं एक बार। लिंकिंग और लिंकर क्या होता है? यूजुअली अ प्रोग्राम reside on a disk as a binary executable file। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिस्क और बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल पे होता है। पहले, इससे पहले बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन से पहले हम थोड़ा सा लिंकिंग और लिंकर के बारे में समझते हैं, फिर बाइंडिंग
पे जाएंगे। द फंक्शन ऑफ अ लिंकर इज टू टेक as input a collection of object module and produce a load module consisting of an integrated set of programs and data modules to be passed to the loader. लिंकर का काम क्या होता है? लिंकर जो है इनपुट लेता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से और प्रोड्यूस करता है एक लोड मॉड्यूल जो कि इंटीग्रेटेड सेट होता है प्रोग्राम का, डेटा मॉड्यूल्स का, जो कि लोडर जो है लोडर को पास किया जाता है. इन ईच ऑब्जेक्ट मॉड्यूल देयर मस्ट बी सिंबॉलिक रेफरेंस टू लोकेशन इन अदर मॉड्यूल. द लिंकिंग कैन बी डन आइदर स्टैटिकली और डायनामिकली. दो तरह से लिंकिंग की जा सकती है, स्टैटिकली और डायनामिकली. क्या होती है दोनों में डिफरेंस, क्या क्या होता है? स्टैटिक लिंकिंग पहले समझते हैं. In linker generally create a single load module that is contiguous joining of all object module with reference properly changed. This is called static. और डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है लिंकिंग इज पोस्टपोन्ड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम. डायनामिक वर्ड आता ही तब है जब हम एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई काम करते हैं. All external references are not resolved until the CPU execute the external call. A small piece of code is stub that is used to locate the appropriate memory resident library routine. Stub replaces itself with the address of the routine and execute the routine. Operating system needed to check if routine is processes memory addresses. Dynamic linking is particularly useful for the library. अब लिंकिंग के बाद में अब नेक्स्ट एक और पॉइंट आया था इसमें, बाइंडिंग. तो बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी, जिसका क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्शन और डेटा को मेमोरी से बाइंड करना, जोड़ना जो होता है उसका क्या मतलब होता है, वो एक बार उसको भी समझ लेते हैं. कैसे ऐड करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेमोरी के साथ में. वैसे तो हमने लिंकिंग और लोडिंग पढ़ी है, उसके अंदर डेटा आपका ऐड हो रहा है. अब इसको बाइंड करना डिटेल में एक बार समझ लेते हैं. यूजुअली अ प्रोग्राम रिसाइड ऑन अ डिस्क एज अ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल. प्रोग्राम जनरली क्या होता है, हमारी डिस्क के ऊपर बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में होता है. टू बी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम मस्ट बी बॉट into memory and placed within a process. To be executed, the program must be brought into memory and placed within the process. Depending on the memory management in use, the process may be moved between disk and memory during the execution. तो हम यहाँ कह रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोग्राम को जरूरी है कि प्रोग्राम कहाँ आए, मेमोरी में आए, प्रोसेस के अंदर आए और रन हो. तो हम क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी हम मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक यूज कर रही हैं, प्रोसेस डिस्क से मेमोरी के पास में मूव करेगी और एग्जीक्यूशन में आएगी. तो प्रोसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी बॉट इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फॉर द इनपुट क्यू. जो प्रोसेसेस वेट कर रही होती है, हमने आपको बताया था कि इसमें इनपुट क्यू होती है. जितनी भी प्रोसेसेस वेट कर रही होती हैं मेमोरी में आने के लिए, डिस्क पे होती हैं और मेमोरी में आने के लिए वेट कर रही होती हैं, वो क्या बनाती है, एक इनपुट क्यू बनाती हैं और इनपुट क्यू के अंदर वेट करती हैं. तो जो प्रोसेस यहाँ पर वेट कर रही है वो इनपुट क्यू में आ जाएगी और मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में आने के लिए वेट करेगी. द नॉर्मल प्रोसीजर is to select one of the process in the input queue and to load the process into the memory. नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि जो प्रोसेसेस वेट कर रही हैं इनपुट क्यू में, उनमें से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाएगा और उसको प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाएगा. As the process is executed, it access instruction and data from memory. अब जो प्रोसेस मेमोरी में आ गई, अब वो प्रोसेस मेमोरी में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी और वहां पर वो इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को एक्सेस करना भी शुरू हो जाएगी.
Eventually the process terminate and its memory space is declared available. जब वो प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी और फिर वो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा कि वो मेमोरी स्पेस अवेलेबल है. Most systems allow a user process to reside in any part of the physical memory. Thus, although the address space of computer start from 000 and first address of the user process need to be 0. जो हमारा सिस्टम है वो अलाउ करता है यूजर प्रोसेसेस को कि वो मेमोरी हमारी जो मेमोरी है उस मेमोरी की किसी भी पार्ट में जाके स्टोर हो सकती है. हालांकि जो हमारा मेमोरी में एड्रेस स्पेस है कंप्यूटर में वो 0 से स्टार्ट होता है और हमारी प्रोसेसेस के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 0 वाले एड्रेस स्पेस पर ही आए, वो किसी भी एड्रेस स्पेस पर जा सकती है. दिस अप्रोच अफेक्ट द एड्रेस दैट द यूजर प्रोग्राम कैन यूज. In most cases, the user program will go through several steps, come from which they is optional before being executed. Address may be represented in the source program as generally symbolic. A compiler will typically bind symbolic address to the relocatable address as 14 bytes from the beginning of the module. हमारा जो अपने इसमें बताया था हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है और सोर्स प्रोग्राम को क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम में तो हमारा सिंबॉलिक नेम होता है और उसको फिर कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है रिलोकेटेबल एड्रेस के अंदर. जैसे उसने 14 बाइट उसमें ऐड कर दी बिगिनिंग में और उसको नया एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया. द लिंकेज एडिटर और लोडर विल टर्न बाइंड द रिलोकेटेबल एड्रेस टू द एब्सोल्यूट एड्रेस. उसके बाद लिंकर और लोडर जो उस एड्रेस को रिलोकेटेबल एड्रेस को कन्वर्ट कर देते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस के अंदर. ईच बाइंडिंग इन द मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस. इस तरह से हमारा जो एड्रेस स्पेस है वो तैयार हो जाता है. Address binding of instruction and data to memory address can happen in 3 different stages. जो एड्रेस बाइंडिंग है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा की मेमोरी एड्रेस में वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है. कैसे कैसे होती है? फर्स्ट इज द compile time. In memory location known as priori, absolute code can be generated. Must recompile code if starting location change. First is the compile time. Second, load time. The compiler must generate relocatable address code if memory location is not known at compile time. The final binding is delayed until load time. And third is the execution time. Binding delayed until runtime if the process can be moved during its execution from one memory segment to another. इस तरह से ये 3 हमारी स्टेजेस होती हैं, कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम. ये हमारे मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक था, बेसिक टर्म्स थे जो इसमें यूज में आते हैं. अब एक और टर्म है इसमें जो हमारे काम में आता है और वो है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस. लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है. तो पहले हम इसमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस समझ लेते हैं. लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होते हैं? द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज बाउंड टू अ सेपरेट फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सेंटर ऑफ प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट. फर्स्ट इज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस. लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? जनरेटेड बाय द सीपीयू, आल्सो रेफर्ड एज वर्चुअल एड्रेस. ये एड्रेस क्या है? ये एड्रेस हमारे सीपीयू ने जनरेट किया. जैसे आपने एक सिंबॉलिक नेम दिया था और उसी से सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, इसको हम वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं. दूसरा आता है फिजिकल एड्रेस. ये एक्चुअल एड्रेस होता है और ये एड्रेस जो है वो मेमोरी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस या एक्चुअल एड्रेस. द कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग method generate identical logical and physical addresses. However, the execution time address binding scheme result in different logical and physical addresses. जो हम कंपाइल टाइम लोड टाइम एड्रेसेस पढ़ के आ रहे हैं, मेथड्स जो भी हमने पढ़े थे उनके बेसिस पर ही हमारे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेसेस पता चलते हैं. In this case, we usually refer to the logical address as virtual address. Logical address को हम क्या कहते हैं? Virtual address भी बोलते हैं. We use logical address and virtual addresses interchangeably in this text.
The set of all logical addresses generated by a program is a logical address space. जो हमारे लॉजिकल एड्रेसेस हैं जो कि किसी प्रोग्राम ने जनरेट किए हैं उनको कंबाइंडली हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस. और जितने भी द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज लॉजिकल एड्रेसेस इज अ फिजिकल एड्रेस स्पेस. और जितने भी फिजिकल एड्रेसेस हैं जो इन लॉजिकल एड्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग अवेलेबल हैं उनको बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस स्पेसेस. Thus, in the execution time, address binding scheme, the logical and physical address spaces differ. यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पर एड्रेस बाइंडिंग स्कीम में लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्पेसेस डिफरेंट होते हैं. अब देखिए कैसे होता है लॉजिकल मेमोरी में. मेमोरी के अंदर एड्रेस स्पेसेस कैसे होते हैं. सीपीयू क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जो है वो तैयार करता है. रिलोकेशन एड्रेस जो है रजिस्टर जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वो इसके अंदर कन्वर्जन करती है और आपका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस मेमोरी में यहाँ पर अवेलेबल होता है. लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स. लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम. जो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस होती हैं वो कंपाइल टाइम और लोड टाइम पर तो सेम होते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो रन कराने के टाइम पर एग्जीक्यूशन के टाइम पर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्पेसेस डिफरेंट होते हैं. नाउ द लास्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. एमएमयू क्या होता है. मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट मैप वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेसेस एट रन टाइम. ये क्या होती है कि हार्डवेयर डिवाइस होती है जो वर्चुअल और फिजिकल एड्रेसेस को मैपिंग का काम करती है रन टाइम पर. In a simple MMU scheme, the value in the relocation register is added to every address generated by the user process at the time it is sent to the memory. Simply क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर, इसमें जो रिलोकेशन रजिस्टर जो होता है, the value in the relocation register is added तो एवरी एड्रेस, जितना भी एड्रेस यूजर प्रोसेस से जनरेट हुआ है मेमोरी में सेंड होने के टाइम पर उसमें एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दी जाती है. The user program deal with the logical address, it never sees the real physical address. यूजर का प्रोग्राम हमेशा लॉजिकल एड्रेस से काम करता है, उसके साथ डील करता है. यूजर प्रोग्राम को कभी भी रियल फिजिकल एड्रेस से वर्क करने का, उसके साथ काम करने का, उसे देखने की जरूरत नहीं होती है. अब इसके बाद में हमारा ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है डायनामिक लोडिंग एंड डायनामिक लिंकिंग. डायनामिक वर्ड जो होता है, डायनामिक वर्ड का मतलब ही होता है रन टाइम पर. तो लोडिंग वर्ड हमने पढ़ा, अब होता है डायनामिक लोडिंग यानी रन टाइम पर लोडिंग या रन टाइम पर लिंकिंग जो होती है वो कैसे होती है. In our discussion so far, it has been necessary for the entire program and all data of a process is to be physical memory for the process to execute. The size of a process has thus been limited to the size of physical memory. हमारे इसमें हमने देखा कि जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, जितनी भी प्रोसेसेस है वो फिजिकल मेमोरी में होती है और वहां से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. हमें क्या करना होता है, प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेसेस को लेके आना होता है. और जो प्रोसेसेस का साइज है वो लिमिटेड होता है, कितना, हमारी मेमोरी के हिसाब से. टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन वी कैन यूज डायनामिक लोडिंग. विद डायनामिक लोडिंग a routine is not loaded until it is called. डायनामिक लोडिंग का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन जब तक लोड नहीं होगा जब तक कि उसे कॉल नहीं कराया जाए. ऑल रूटीन्स आर केप्ट ऑन द डिस्क इन द रिलोकेटेबल लोड फॉर्मेट. जितने भी रूटीन्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, डिस्क के ऊपर रहेंगे रिलोकेटेबल लोड फॉर्मेट में और जब जरूरत होगी तभी उनको कॉल कराया जाएगा. The main program is loaded into memory and is executed when a routine needed to call another routine. The calling routine first check to see whether the other routine has to be loaded or not. जब भी किसी फंक्शन की किसी रूटीन की जरूरत होगी तो जो कॉलिंग रूटीन है वो पहले चेक करेगा कि क्या उस किस रूटीन की रिक्वायरमेंट और वो अवेलेबल है या नहीं है, लोडेड है या नहीं है. अगर वो लोडेड नहीं है तो वो क्या करेंगे, रिलोकेटेबल लिंकिंग लोडर जो है वो कॉल किया जाएगा और उस रूटीन को, डिजायर्ड रूटीन को मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा. एंड टू अपडेट प्रोग्राम एड्रेस टेबल द रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस, और प्रोग्राम अपडेट टेबल में चेंज कर दिया जाएगा. द कंट्रोल इज पास टू द न्यूली लोडेड रूटीन, और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है
वो नए लोडेड रूटीन के अंदर पास कर दिया जाएगा। द एडवांटेज ऑफ डायनामिक लोडिंग इज दैट एन अनयूज रूटीन इज नेवर लोडेड। इसका बेनिफिट क्या है कि जो रूटीन हमारे काम में नहीं आते उन रूटीन को, अनयूज रूटीन्स को हमारे सिस्टम में कभी लोड नहीं किया जाता। और इससे क्या है, हमारे लार्ज जो प्रोग्राम्स हैं, लार्ज कोड जो हैं, जो हमारे कभी बहुत कम काम में आते हैं, इनफ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं, जैसे एरर रूटीन्स हैं, वो हमारे सिस्टम में, हमारी मेमोरी में लोड करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होती है तभी हम उनको लोड करते हैं। ऐसे ही हमारा एक लास्ट टर्म और आता है इसके अंदर, डायनामिक लिंकिंग एंड शेयर लाइब्रेरी। इसको भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, शेयर लाइब्रेरीज का कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली स्टैटिक लिंकिंग। इन सिस्टम लैंग्वेज, libraries are treated like an other object module and are combined by loader into the binary program image. Dynamic linking in contrast is similar to the dynamic loading. जैसे डायनामिक लोडिंग है ऐसी डायनामिक लिंकिंग है। हियर द लिंकिंग रादर द लोडिंग इज पोस्टपोन्ड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम। इसमें लिंकिंग तभी की जाती है, कब की जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम पर की जाती है। दिस फीचर इज यूजुअली यूज्ड विद द सिस्टम लाइब्रेरीज such as language subroutine libraries. Without this facility, each program on the system must include a copy of its language library in the executable image. This requirement wastes both disk space and main memory. This dynamic linking stub is included in the image for each library routine reference. This stub is a small piece of code that indicates how to locate the appropriate memory resident library routine or how to load the memory if the routine is not present. When the stub is executed, it checks to see whether the needed routine is already in memory. It is not the program load the routine in memory. Either way, the stub replaces itself with the address of the routine and execute the routine. Thus, the next time that particular code segment is reached, the library routine is executed directly, incurring no cost for dynamic linking. Under this scheme, all processes that use the language library execute only one copy of the library code. So, this is called the dynamic linking and shared library. तो यहाँ पर हम डायनामिक लिंकिंग के थ्रू हम किसी भी लाइब्रेरी फाइल को हम यहाँ पर तभी कॉल करते हैं रन टाइम पर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पर, और एक बार जब हमने कॉल कर लिया, जब हमारी फाइल लिंक हो गई, तो उसके बाद में उसी को बाकी के प्रोग्राम्स जो है दोबारा जब उसी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी फाइल की कॉपी को दूसरे प्रोग्राम जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जिन टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। मेमोरी मैनेजमेंट में टर्म्स काम में आते हैं, बीच बीच में इस तरह के टर्म्स काम में भी आएंगे जब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स थे जो हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।